आज की बड़ी खबर है, लेबनान में आईडीएफ को बड़ा नुकसान हुआ है। लेबनान में आईडीएफ के 7 सैनिक मारे गए हैं। हिज़्ब के हमले में मारे गए हैं सैनिक और एक हमले में आईडीएफ को बहुत बड़ा नुकसान होने की भी खबर आ रही है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हम बात करने वाले हैं। जी हां, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बात करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने अरब में अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए न सिर्फ नया प्लान बना लिया है बल्कि उसे लॉन्च भी कर दिया है। ट्रंप और नेतन्याहू न सिर्फ ईरानी प्रॉक्सी का अंत करना चाहते हैं बल्कि ईरान में तख्ता पलट करने की भी योजना है और इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 5 चरण की रणनीति तैयार की गई है। इस ऑपरेशन की कमान कोई और नहीं बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संभाल रहे हैं। ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। अपने सबसे बड़े दुश्मन को सबक सिखाने के लिए ट्रंप ने खतरनाक प्लान बना लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन ईरान को मंजूरी दे दी है। ट्रंप के इस ऑपरेशन की कमान संभालेंगे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल पर इस बार न सिर्फ हमले की तैयारी है बल्कि खामनेई का तख्ता पलट करने की भी खतरनाक योजना बनाई गई है। ट्रंप ने चुनाव में वादा किया था कि वो मिडिल ईस्ट में जंग खत्म करवा देंगे, लेकिन इजराइल किसी भी कीमत पर जंग रोकने को तैयार नहीं। अब सवाल यह है कि ट्रंप किस नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। इस सवाल का जवाब ट्रंप की टीम को देखकर मिल जाता है। जीत के बाद ट्रंप की जो टीम बन रही है उसमें ज्यादातर इजराइल की नीतियों के समर्थक लोग हैं। उनमें से तमाम लोगों को इजराइल भारी भरकम चंदा देता है। ट्रंप ने बिल्डर स्टीवन विटकॉफ को मिडिल ईस्ट मामलों का प्रभारी बनाया है। विटकॉफ यहूदी समुदाय से आते हैं। उन्होंने चुनाव में व्यापारी यहूदी समुदाय को ट्रंप के पक्ष में इकट्ठा किया। जाहिर है ट्रंप सरकार की नीतियां इजराइल के हित में ही होंगी। दूसरी ओर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान में तख्ता पलट करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसके लिए नेतन्याहू ने ईरान के लोगों को खामनेई हुकूमत के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी लोगों के नाम संदेश जारी किया, जिसमें कहा कि खामनेई हुकूमत को अपनी जनता की परवाह नहीं। नेतन्याहू की एक एक बात को ध्यान से सुनिए। नेतन्याहू के बयान में ही उनका ईरान प्लान निहित है। नेतन्याहू ने कहा कि खामनेई सरकार इजराइल से ज्यादा ईरान की आवाम से डरती है। यही वजह है कि वो लोगों के अधिकारों को बेरहमी से कुचलती है। माना जा रहा है कि नेतन्याहू ने यह संदेश इसलिए जारी किया है ताकि ईरानी जनता को खामनेई हुकूमत के खिलाफ भड़काया जा सके। ईरानी जनता भड़केगी, बागी होगी तो खामनेई हुकूमत की विदाई आसान हो जाएगी। ईरान में विद्रोह भड़काने के लिए इजराइल अब ईरान में ऐसे संयंत्रों और ठिकानों पर हमले की तैयारी में है जिससे जनता को सीधे तौर पर परेशानी हो और लोग सरकार से नाराज हों। मसलन ऑयल फील्ड और गैस फील्ड। ऑयल फील्ड और गैस फील्ड की तबाही हुई तो ईरान की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी और इससे ईरान में महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी फैलेगी।
जनता अपनी हुकूमत से नाराज हो जाएगी। इसी तरह इजराइल के टारगेट पर ईरान के पावर स्टेशन है। सिर्फ पावर स्टेशन ही नहीं बल्कि देश भर में फैली पावर ग्रिड भी इजराइल ने इन्हें तबाह किया तो ईरान में बिजली की किल्लत पैदा हो सकती है। इससे भी जनता को बड़ी परेशानी होगी। इसके अलावा ईरान और इजराइल की सामान सप्लाई लाइन को भी तबाह करने की कोशिश में है और इन सब के अलावा ईरान में जो अनाज गोदाम है वो भी इजराइल के टारगेट पर है। सामानों और अनाज की कमी हुई तो अवाम का भड़कना तय है। दूसरे चरण में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA, जैश अल अदल और कुर्द जैसे अलग अलग संगठनों को ईरान के खिलाफ प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करेंगी। ठीक उसी तरह जैसे ईरान हमास, हिजबुल्ला और हूती को इजराइल और अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करता है। तीसरा चरण ईरान में खामनेई हुकूमत के खिलाफ लोगों को सड़क पर उतारने का है, यानी विद्रोह भड़काना। चौथे चरण के तहत इजराइल और अमेरिका ईरान के सख्त इस्लामिक कानूनों के शिकार खासकर महिलाएं और दूसरे वर्गों को सरकार के खिलाफ सड़क पर लाने की कोशिश करेंगे। पांचवें चरण में ईरान के निर्वाचित राजकुमार रजा पहलवी को ईरान की कमान सौंपने की योजना है और इस तरह तेहरान से खामनेई का तख्ता पलट हो सकता है। ईरान में इजराइल और अमेरिका की कठपुतली सरकार बन सकती है। सूत्रों के मुताबिक इजराइल और अमेरिका ईरान की अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद करने की कोशिश कर सकते हैं। इस बात का संकेत नेतन्याहू के संदेश से भी मिलता है। जाहिर है अगर ईरान की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई तो वहां गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और महंगाई बढ़ेगी। परेशान जनता सड़क पर उतर सकती है। बड़े विद्रोह की वजह से खामनेई की विदाई हो सकती है। नेतन्याहू को ट्रंप का समर्थन इसलिए मिल रहा है क्योंकि इजराइल की दलील है कि वो अब अरब में मौजूद सभी खतरों को मिटा रहा है। खतरा न सिर्फ ईरानी प्रॉक्सी है बल्कि ईरान भी है। गाजा को समतल कर वेस्ट बैंक में जबरदस्त ऑपरेशन चलाकर इजराइल हमास के खतरे को खत्म कर चुका है। लेबनान में जबरदस्त बमबारी कर हिजबुल्ला को भी काफी हद तक मिटा चुका है। लेकिन अभी भी हूती समेत कई ऐसे प्रॉक्सी संगठन हैं जिन्हें मिटाने में लंबा समय लग सकता है। यही वजह है कि ट्रंप और नेतन्याहू अब ईरान में अपनी कठपुतली सरकार बैठाने की है जिससे प्रॉक्सी की जड़ें काटकर उन्हें खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर मिल रही है, लेबनान के बालबेक में बड़ा हमला हुआ है। इजरायली एयरफोर्स की बमबारी हुई है। हिजबुल्लाह का हथियार गोदाम तबाह हो गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल से लेबनान पर हमलों का बड़ा प्रतिशोध लिया है। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल हमले करके इजरायली शहरों को निशाना बनाया है। बीती रात हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 60 से ज्यादा रॉकेट दागे। इजराइल ने दावा किया था कि हिजबुल्लाह के 80% से ज्यादा हथियार तबाह हो गए हैं
और इसी दौरान ये भी दावा सामने आया कि हिजबुल्लाह के हमले ये भी बता रहे हैं कि न हथियार कम हुए हैं और ना इजराइल से जंग का जज्बा घटा है। हिजबुल्लाह के बढ़ते हमलों को देखते हुए इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। देखिए कैसे हिजबुल्लाह ने इजरायली शहरों को दहलाया है और हिज्ब के हथियारों को खत्म करने के लिए इजराइल का अगला प्लान क्या है। इजरायली सेना के लेबनान ग्राउंड ऑपरेशन को 43 दिन बीत चुके हैं। इजरायली सेना प्रमुख ने दावे किए कि हिजबुल्लाह ताकत के मामले में दशकों पीछे चला गया है। लेकिन 12-13 नवंबर को हिजबुल्लाह ने एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन किया और इजरायली शहरों में बारूदी धुआं और लपटें नजर आने लगी। हिजबुल्लाह ने इजरायली शहरों पर हमले किए तो इजरायली वायुसेना ने बैरूत के बाहरी इलाकों पर बारूदी बरसात शुरू कर दी। हिजबुल्लाह ने इजरायल के नहारिया बेस को टारगेट बनाया तो इजरायली सेना ने बैरूत में हिजबुल्लाह के हथियार ठिकानों को तबाह कर दिया। दो तरफा इस जंग में इजरायल का पलड़ा भले ही भारी है, लेकिन हिजबुल्लाह ने भी बड़े हमले करके इजरायली शहरों को दहला दिया। ये इजरायल के नहारिया शहर की तस्वीरें हैं। हिज्ब का रॉकेट नहारिया में गिरा और इसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हिजबुल्लाह ने ड्रोन से भी इजरायल पर हमले किए और एक कामिकाज़े ड्रोन इजरायल के हाइफा में गिरा। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायल के नहारिया सैन्य बेस को नुकसान होने की खबर है। नहारिया में हिजबुल्लाह के हमलों से इंडस्ट्रियल एरिया में आग लग गई। हिज्ब के नहारिया हमले में इजरायल के 2 नागरिकों की मौत हो गई। इजरायल ने इनकी तस्वीरें जारी की हैं। हाइफा में एक ड्रोन इजरायली सैन्य बेस के करीब गिरा। इजरायल ने हाइफा बेस के करीब हिजबुल्लाह के 2 ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। हिजबुल्लाह का एक रॉकेट हाइफा के किंडरगार्टन स्कूल परिसर में गिरा। हालांकि इस विस्फोट में कोई बच्चा घायल नहीं हुआ। हिजबुल्लाह लड़ाके अभी भी इजरायली बॉर्डर के करीब से रॉकेट हमले कर रहे हैं। इजरायल के कई इलाकों में एयर रेड अलर्ट सायरन बजने से पहले ही हिजबुल्लाह के रॉकेट शहरों पर बरसने लगते हैं। हिजबुल्लाह लगातार इजरायली सैन्य बेस को निशाना बना रहा है और 12-13 नवंबर को इजरायल के 2 एयर बेस पर भी उसके हमले कामयाब रहे। हिजबुल्लाह का पहला टारगेट बना है इजरायल का होतरिम एयर बेस। ये बेस लेबनान की सीमा से 40 किलोमीटर दूर है। हाइफा शहर के दक्षिण में बने इस बेस पर हिजबुल्लाह ने पहला हमला किया और हमला प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल से किया गया। इस हमले में होतरिम एयर बेस पर रखे तकनीकी उपकरण तबाह हो गए। हिजबुल्लाह का दावा है कि एयरक्राफ्ट इंजन मेंटेनेंस साइट को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। हिज्ब का दूसरा टारगेट बना है इजरायल का तेल नौफ एयर बेस। ये बेस तेल अवीव से 27 किलोमीटर दूर है। इस बेस पर भी प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया। हालांकि मिसाइल विमानों के हैंगर से दूर ही गिरी। तेल नौफ एयरबेस पर किसी बड़े नुकसान की रिपोर्ट नहीं है। इजरायली सेना के सामने चुनौती है हिजबुल्लाह की ताकत को ध्वस्त करना और इस मिशन में इजरायली वायुसेना 12-13 नवंबर को भी जुटी रही।
इजराइल की सेना ने बैरूत के बाहरी इलाकों पर जबरदस्त बमबारी की। बैरूत का आसमान इजराइल के हमलों से धुआं-धुआं हो गया। बैरूत के दाहिया इलाके में इजराइल ने सबसे ज्यादा हमले किए हैं। इजरायली वायुसेना ने दाहिया में हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों पर बम बरसाए। दाहिया की शोइफात में इजरायली हमले से एक 5 मंजिला इमारत तबाह हो गई। इजराइल का दावा है कि इस इमारत के बेसमेंट में हिजबुल्लाह का मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर था। आईडीएफ के अरबी प्रवक्ता अविचे अदारी ने हमले से पहले इलाका खाली करने की चेतावनी जारी की थी। बैरूत प्रशासन ने कहा है कि इजराइल ने दार अल हाबरा अस्पताल के करीब इमारत पर हमले किए। दार अल हाबरा बैरूत के मुख्य अस्पतालों में से एक है। इसके साथ ही दक्षिणी बैरूत में हरकौस बिल्डिंग भी इजराइल के हमले में नष्ट हो गई। इजरायली वायुसेना ने माउंट लेबनान इलाके में भी बमबारी की। लेबनान ने कहा है कि इस बमबारी में 20 आम लोगों की मौत हो गई। इजरायली वायुसेना इस समय लेबनान के कई इलाकों में ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोस चला रही है। इजरायली सेना के विमान उत्तरी लेबनान के बेका वैली में बमबारी कर रहे हैं। इसके साथ ही सदर्न बैरूत में हिजबुल्लाह के ज्यादातर अंडरग्राउंड मिसाइल बेस तबाह कर दिए गए हैं। इसी तरह सिदोन और तियरे में भी हवाई ऑपरेशन जारी है। इजरायली वायुसेना बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रही है, तो इजरायली थल सेना दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ को नष्ट करने में जुटी है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने ऐलान कर दिया है कि लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी रहेगा। काट्स ने कहा है कि इजराइल तब तक सीज फायर पर सहमत नहीं होगा जब तक खतरे को खत्म न कर दिया जाए। इजरायली सेना ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का दूसरा फेज शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह की दूसरी डिफेंस लाइन को ध्वस्त करने के लिए सेना उत्तरी लेबनान की ओर बढ़ रही है। इजराइल की 36वीं डिवीजन गोलानी ब्रिगेड, पैराट्रूपर्स ब्रिगेड और 188वीं आर्मर ब्रिगेड ग्राउंड ऑपरेशन का दूसरा फेज शुरू कर चुकी है। लेकिन यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि हिजबुल्लाह भले ही कमजोर दिख रहा हो, लेकिन ऑल आउट से अभी बहुत दूर है। संकेत साफ है कि इजराइल को हिजबुल्लाह से निपटने में हमास से भी लंबा समय लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। लेबनान के बेका में आईडीएफ का एक्शन हुआ है। आईडीएफ ने हिज्ब के सुरंग को उड़ा दिया है। कंट्रोल ब्लास्ट से सुरंग को ध्वस्त किया गया है। अरब में ईरानी प्रॉक्सी ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हूती ने अमेरिकी नेवी पर सीधे हमले शुरू कर दिए हैं। समंदर में हूती ने अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को मिसाइलें दागकर दहला दिया है। वहीं लाल सागर में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाया गया है। सवाल है, जो ईरानी प्रॉक्सी मिलकर इजरायल को हरा नहीं पा रही, उनके पास अमेरिकी नेवी पर हमले की शक्ति और हौसला कहां से आया? क्या इसके पीछे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का षड्यंत्र है? इस रिपोर्ट में देखिए।
किसी ने कल्पना नहीं की थी कि यमन में बैठा हूती अमेरिका को इतना बड़ा जख्म दे सकता है। किसी ने सोचा नहीं था कि अमेरिकी नौसेना की शान, उसके गौरव का प्रतीक यूएसएस अब्राहम लिंकन हूती के हमलों से क्षतिग्रस्त होगा। हूती ने अमेरिका पर जो प्रहार किया उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि दशकों बाद अमेरिकी जंगी बेड़े पर इतना बड़ा हमला हुआ है। बीते 24 घंटे में हूती ने अमेरिका पर 2 बड़े हमले किए। हूती ने पहला हमला अरब सागर में मौजूद अमेरिका के यूएसएस अब्राहम लिंकन पर किया। जिस वक्त जहाज पर हमला हुआ तब यह ओमान के पास मौजूद था। हूती ने इस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। वहीं हूती ने दूसरा बड़ा हमला रेड सी में मौजूद बाब अल मंदेब स्ट्रेट के पास किया। यहां अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्टॉकडेल और यूएसएस स्प्रुअन्स मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती ने यहां 8 ड्रोन, 8 बैलिस्टिक मिसाइलें और 3 क्रूज मिसाइल से हमला किया। हूती का ऑपरेशन करीब 8 घंटे तक चला। हूती ने अमेरिकी युद्धपोतों और डिस्ट्रॉयर पर हमले करने का ऐलान खुद किया। हूती के प्रवक्ता याह्या सारी ने इसे गाजा का प्रतिशोध बताया। हूती के हमलों में अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचा है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि ये अरब सागर में मौजूद यूएसएस अब्राहम लिंकन का वीडियो है। तस्वीरों में अमेरिकी युद्धपोत से उठता धुआं साफ साफ देखा जा सकता है। वहीं युद्धपोत के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त दिख रहे हैं। ये वीडियो लाल सागर का बताया जा रहा है। दावा है कि बाब अल मंदेब स्ट्रेट में मौजूद अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर पर क्रूज मिसाइल हमले किए गए। वीडियो में मिसाइलें अमेरिकी डिस्ट्रॉयर से टकराती नजर आ रही हैं। हालांकि अमेरिका के दावे हूती से अलग हैं। अमेरिका ने यह जरूर माना है कि हूती ने हमला किया, लेकिन उसका दावा है कि हूती के सभी हमले नाकाम कर दिए गए। पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में कहा, हूती ने अमेरिकी युद्धपोतों पर बड़ा हमला किया था, लेकिन हमने उसके सभी वार नाकाम कर दिए। हमने हूती की मिसाइल और ड्रोन तबाह कर दिए। अमेरिका भले ही हमलों को नाकाम करने की बात कहे, लेकिन इतना तो तय है कि उसने अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन और उसके डिस्ट्रॉयर पर बड़ा हमला किया है। ऐसे में सवाल है कि उसके पास अमेरिकी नेवी को चुनौती देने की ताकत कहां से आई। इसका सीधा सा जवाब है रूस और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रिपोर्ट्स की माने तो रूस एक बेहद सीक्रेट रूट के जरिए हूती तक हथियार पहुंचा रहा है, और इन्हीं हथियारों के दम पर हूती में अमेरिकी जहाजों पर हमले की हिम्मत आई है। सवाल है हूती तक रूस के हथियार कैसे पहुंच रहे हैं, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल रूस ईरान के रास्ते हूती तक हथियार पहुंचा रहा है। ये रूट कैस्पियन सागर से शुरू होता है। सबसे पहले रूस के अस्त्रखान बंदरगाह से जहाजों के जरिए हथियार ईरान के अंजाली बंदरगाह तक लाए जाते हैं। यहाँ से हथियारों को ट्रकों में लादा जाता है। फिर से ट्रक ईरान के अलग अलग शहरों से होते हुए चाबहार पोर्ट तक पहुँचते हैं। चाबहार पोर्ट पर इन हथियारों को ट्रकों से उतारकर दोबारा जहाजों में लोड किया जाता है। फिर से समंदर के रास्ते ओमान की खाड़ी से होते हुए अदन की खाड़ी में पहुंचते हैं, जहां हूती के लड़ाके हथियारों की शिपमेंट को अपने कब्जे में ले लेते हैं। रूसी हथियारों के दम पर सिर्फ हूती ही अमेरिका को चुनौती नहीं दे रहा, बल्कि सीरिया में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी भी अमेरिका को ललकार रहे हैं। सीरिया में मौजूदा ईरानी प्रॉक्सी ने अमेरिकी बेस पर हमले किए हैं। ये हमले अमेरिका के शद्दादी बेस पर किए गए। हमले में बेस का एक हिस्सा तबाह होने का दावा किया गया है।
माना जा रहा है कि रूस ने सीरिया में मौजूद अपने हथियार बेस ईरानी प्रॉक्सी के लिए खोल दिए हैं। अब वो रूसी मिसाइल और रॉकेट से अमेरिकी सेना पर हमले कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि रूस अरब में अमेरिका के खिलाफ खेमेबंदी क्यों कर रहा है? आखिर इसके पीछे उसका मकसद क्या है? दरअसल इसके पीछे रूस के दो फायदे हैं। नंबर एक, वो अमेरिका को अरब युद्ध में फंसाना चाहता है ताकि यूक्रेन से उसका ध्यान हटाया जा सके। नंबर दो, रूस अरब में अमेरिका की सत्ता कमजोर करना चाहता है ताकि अरब से उसके वर्चस्व को खत्म किया जा सके। हालांकि अमेरिका रूस के इरादों से वाकिफ है और उसने ईरानी प्रॉक्सी को खत्म करने का मिशन शुरू कर दिया है। हूती पर जवाबी हमले के लिए अमेरिका ने अरब में अपने F-35 फाइटर जेट उतार दिए हैं। ऐसा पहली बार है जब अमेरिका ने अरब में F-35 से हमले किए। अमेरिकी हमले पर ओपन सोर्स इंटेल की रिपोर्ट में कहा गया है, अमेरिकी हमले में हूती के 10 हथियार डिपो तबाह हो गए। हूती के 2 प्रमुख हेडक्वार्टर तबाह करने का दावा किया गया है। हमले में हूती के 10 लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। अमेरिका ने न सिर्फ हूती पर भीषण पलटवार किया बल्कि सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी पर भी आसमान से बम बरसाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर माइकल कोरेला ने अपने एक बयान में कहा, यह हमले पेट्रोलिंग बेस शताब्दी पर हमले का जवाब है। ईरानी प्रॉक्सी को अमेरिका से नहीं उलझना चाहिए। साफ है, अमेरिका किसी भी सूरत में अरब से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहता है। ऐसे में माना जा रहा है कि वो ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ सकता है। हालांकि रूसी हथियार की सप्लाई अगर जारी रही तो अमेरिका के लिए प्रॉक्सी से जंग इतनी आसान नहीं होने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, इजरायल के नेवल बेस पर हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने हाइफा में दागे हैं रॉकेट। हमले में हाइफा नेवल बेस को नुकसान हुआ है। ट्रंप की वापसी के बाद जहां रूस यूक्रेन की जंग में युद्ध विराम की उम्मीदें जताई जा रही हैं, वहीं यूरोप के देश इस जंग के विस्तार का प्लान बनाने में जुट गए हैं। 12 नवंबर को पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने यूक्रेन की मदद के लिए यूरोप का एक संगठन बनाने की वकालत की। इसके बाद ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को मदद घटाई तो ब्रिटेन अपनी सेना जंग में उतार देगा। इसके साथ ही रूस ने नो लिमिट वॉर पार्टनर किम जोंग ने नेटो को चेतावनी जारी कर दी है। देखिए कैसे रूस और यूक्रेन की जंग के विस्तार की आशंकाएं बढ़ती दिख रही हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 6 नवंबर को सोची के भाषण में कहा था कि दुनिया में एक नई राजनीतिक व्यवस्था तैयार हो रही है और आने वाले 10 साल मुश्किल भरे होंगे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत के बाद उसके आसार दिखने लगे हैं, क्योंकि यूरोप के नेटो देश और नेटो समर्थक देश ये मान रहे हैं कि अब यूक्रेन के सिर से अमेरिका का हाथ हटने वाला है। यूरोप के देश मान रहे हैं कि यूक्रेन को समर्थन घटने का मतलब नेटो देशों को ट्रंप प्रशासन का समर्थन कम होना होगा। अब यूरोप के 3 देश जंग की तैयारी में जुट गए हैं। ब्रिटेन ने अपनी सेना को स्पेशल अलर्ट पर रखा है। इसके साथ ही यूक्रेन की जंग में सेना भेजने पर विचार किया जा रहा है। फ्रांस के सेना प्रमुख ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर सेना जंग के लिए तैयार है। इसके अलावा पोलैंड ने कहा है कि रूसी खतरे से निपटने के लिए उसकी तीनों सेनाएं वॉर रेडी हो चुकी हैं। बारह नवंबर को ही पोलैंड के प्रधानमंत्री ने रूस के खिलाफ यूरोपीय देशों का एक संगठन तैयार करने की बात कही थी।
अब पोलैंड के बाद ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी यूक्रेन को समर्थन का ऐलान कर दिया है। यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अगर यूक्रेन की हार हुई तो पश्चिमी खेमे के लिए खतरा बढ़ जाएगा। यूके नहीं चाहता कि यूक्रेन को हथियार रखने पड़े। अगर जरूरत पड़ी तो लंदन को यूक्रेन में हथियार भेजने का फैसला लेना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम की सरकार ट्रंप की वापसी से चिंता में है और रूस पर कड़ी निगाह रखे हुए है। स्टारमर सरकार ने रूस के इंग्लिश चैनल में हाइपरसोनिक ड्रिल करने के दावे का भी खंडन किया है। ब्रिटिश नेवी ने कहा है कि रूस के मिसाइल कैरियर ने इंग्लिश चैनल में नेवी ड्रिल नहीं की है, बल्कि ब्रिटिश नेवी की निगरानी में रूसी नौसेना ने इंग्लिश चैनल को पार किया है। 12 नवंबर को रूसी नेवी ने इंग्लिश चैनल में हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन से ड्रिल करने का दावा किया था। यूरोपीय देश इस प्रयास में जुटे हैं कि यूक्रेन को अमेरिका की मदद जारी रहे ताकि रूस पर दबाव बनाए रखा जा सके। हालांकि इसकी उम्मीद कम ही है। इसीलिए फ्रांस ने भी रूस के साथ जंग की तैयारी शुरू कर दी है। ट्रंप की जीत पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि अमेरिका ने जनमत दे दिया है और यूरोप को इसके लिए तैयार रहना होगा। फ्रांस भी मानकर चल रहा है कि यूरोपीय देशों के सामने आत्मरक्षा के लिए आत्मनिर्भर होने का समय आ गया है। अब खबर है कि फ्रांस ने जंग की तैयारी तेज कर दी है। फ्रांस के सेना प्रमुख जनरल पियरे शिल ने कहा है कि सेना दुश्मन से टकराने के लिए तैयार है। जरूरत पड़ी तो आज शाम से ही सेना युद्ध में उतर सकती है। रिपोर्ट है कि फ्रांस ने अपने 20,000 जवानों को स्टैंड बाय अलर्ट पर रखा है। लेबनान, इराक, एस्टोनिया और रोमानिया में तैनात फ्रांसीसी सैनिकों को वापस बुलाने की तैयारी है। ब्रिटेन और फ्रांस के साथ साथ पोलैंड भी युद्धक तैयारियों में जुट गया है। पोलैंड मानता है कि यूक्रेन के बाद रूस का अगला टारगेट वही है और नेटो को लेकर जिस तरह ट्रंप का रुख है, ऐसे हालात में भविष्य में अमेरिका से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसीलिए पोलैंड ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर दिया है। पोलैंड के सेना प्रमुख जनरल वेस्लो कुकुला ने कहा है कि सेना और सिविलियन दोनों आपात स्थिति के लिए तैयार हैं। पोलैंड की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था किसी भी हमलावर के लिए बड़ा खतरा है। ट्रंप की सत्ता संभालने से पहले बाइडेन प्रशासन ने भी यूक्रेन को $600 करोड़ की मदद जारी करने का मिशन तेज कर दिया है। इसके साथ ही यूरोपीय देशों को एकजुट करने के लिए विदेश मंत्रालय भी सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बेल्जियम पहुंच रहे हैं। ब्लिंकन यहां नेटो प्रमुख मार्क रूटे से यूक्रेन को हथियार आपूर्ति पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही ईयू देशों से यूक्रेन को समर्थन जारी रखने पर बातचीत होगी। यूरोपीय देशों से रूस के खिलाफ रणनीति पर भी विस्तार से बात होगी। हालांकि ट्रंप का समर्थन हासिल करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी एक प्लान तैयार किया है। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के सामने प्रस्ताव रखा है कि वो यूक्रेन को युद्ध में समर्थन जारी रखें। इसके बदले युद्ध खत्म होने के बाद यूरोप में तैनात यूएस जवानों की जगह यूक्रेनी सेना को तैनात कर दिया जाएगा। हालांकि इस प्रस्ताव पर ट्रंप का रुख क्या है, ये साफ नहीं है। इसलिए फिलहाल बाइडेन प्रशासन यूरोप को रूस के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश में जुटा है। यूरोप के 3 देश रूस से सीधी जंग के लिए तैयार हैं और ये तीनों नेटो संगठन के सदस्य हैं। तीनों नेटो देशों की तैयारी को देखते हुए रूस के सैन्य सहयोगी देश नॉर्थ कोरिया ने नेटो को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एंग्लो सैक्सन्स यानी जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस यूरोपीय महाद्वीप को रूस के साथ सीधी जंग में झोंक रहे हैं। ये पूरे यूरोप के लिए आत्मघाती कदम होगा। खबर यह भी है कि जंग का ट्रिगर दबाने के लिए यूक्रेन को तैयार कर लिया गया है।
ट्रंप की वापसी से पहले जंग भड़काने के लिए यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत भी मिल सकती है। ट्रंप की वापसी से पहले ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की गतिविधियों से यूरोप में महासंग्राम भड़कने की आशंकाएं तेज हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अमेरिका में ट्रंप के आने से न सिर्फ ज़ेलेंस्की डरे हुए हैं बल्कि नेटो भी कंफ्यूज है। ट्रंप युद्ध के खिलाफ है, ऐसे में नेटो ट्रंप की नीति का इंतजार कर रहा है। नेटो की तरफ से हथियारों की सप्लाई रोक दी गई है, इसका फायदा रूस उठा रहा है। रूसी सेना कुर्स से लेकर यूक्रेनी शहरों में जबरदस्त हमले कर रही है। असल में रूस कीव की घेराबंदी करना चाहता है ताकि अगर समझौता करना पड़े तो यूक्रेन और अमेरिका उसकी शर्तें मानने को मजबूर हों। हवा से हमले, समंदर से विध्वंस, जमीन पर घातक जंग। ये उस विनाश की तस्वीरें हैं जो यूक्रेन की धरती पर हो रहा है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि रूस ने कीव को मिटाने की कसम खा ली है। कुर्स्क से लेकर कीव तक, डोनेस्क से लेकर कुराखोव तक यूक्रेन को बड़ा जख्म मिल रहा है। यूक्रेन में रूस के हमले तब तेज हो गए जब अमेरिका में ट्रंप की दोबारा वापसी हो गई। ट्रंप यूक्रेन युद्ध के खिलाफ हैं, वो इसे खत्म करवाना चाहते हैं। यही वजह है कि ट्रंप के चुने जाने के बाद यूक्रेन को लेकर नेटो में कंफ्यूजन बढ़ गया है। इसी कंफ्यूजन का फायदा पुतिन और उनकी सेना उठा रही है। नेटो में यह कंफ्यूजन है कि आखिर ट्रंप काल में नेटो को लेकर अमेरिका का रुख क्या होगा। नेटो अभी इसकी स्टडी कर रहा है। वहीं पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने कुर्स्क और दक्षिण पूर्व यूक्रेन में ऑपरेशन बहुत तेज कर दिया है। रूस ने कीव में 73 दिनों बाद जबरदस्त मिसाइल हमला किया। रूस ने कीव में 2 घंटे तक विध्वंसक बमबारी की, जिससे यूक्रेन की राजधानी बुरी तरह से दहल गई। रूसी हमले में 11 इमारतें तबाह हो गईं। 2 पावर स्टेशन में भीषण आग लग गई। जान बचाने के लिए कीव के लोगों को सबवे में शरण लेनी पड़ी। कीव में रूस के हमलों को लेकर यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने जो कुछ कहा है, उससे पता चलता है कि रूस ने अब कीव की सूरत बिगाड़ने के लिए सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। रूस ने कीव पर इस बार क्रूज मिसाइलों KN-23, KN-24 और स्कंदर M मिसाइलों की बरसात की। इतना ही नहीं, कीव में शाहिद, जेरेनियम, जेरबेरा और पैरोडी ड्रोन से भी कई धमाके किए गए। इसके बाद यूक्रेन की राजधानी में आपातकाल लग गया।
रूसी सेना ने जिस तरह से कीव को दहलाया, उसी तरह से डोनेस्क पर भी वज्रपात किया। रूसी सेना ने डोनेस्क के सबसे बड़े डैम को तबाह कर दिया। पुतिन सेना ने एक ही झटके में डोनेस्क के 18% से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया। रूस ने कुर्स्क में घुसी यूक्रेनी फोर्स को खत्म करने का मिशन शुरू कर दिया है। कुर्स्क में यूक्रेनी टुकड़ी को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन से कुर्स्क खाली करा रहा है, तो दूसरी तरफ दक्षिण पूर्वी यूक्रेन पर अपना कब्जा मजबूत कर रहा है। इसके साथ ही कीव की घेराबंदी भी की जा रही है, ताकि अगर ट्रंप की वजह से समझौते की नौबत आती है तो यूक्रेन को अपनी राजधानी बचाने के लिए रूस की शर्तों पर झुकना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 3 महीने बाद रूस यूक्रेन की जंग को 3 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन ये जंग इसके भी बाद खत्म होती नजर नहीं आ रही है। दरअसल हाल ही में रूस की तरफ से उत्तर कोरिया के सैनिकों के लड़ने की खबरें आई थी और अब दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन जंग में ISIS लड़ाकों का सहारा लिया जा रहा है। ये दावा सीरिया की असद सरकार की रिपोर्ट में किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, कई ऐसे सबूत भी सामने आए हैं जो इन दावों को सच साबित करते हैं। रूस यूक्रेन की जंग अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां ना कोई नियम है और ना ही कोई कायदा। हाल ही में कई रिपोर्ट्स और तस्वीरें सामने आई थी जो ये पुष्टि करती थी कि रूस की तरफ से जंग में उत्तर कोरिया के सैनिक लड़ रहे हैं। लेकिन अब यूक्रेन को लेकर जो खुलासा हुआ है उसने सभी को चौंका दिया है। रूस का दावा है कि यूक्रेन जंग लड़ने के लिए आतंकी समूहों का सहारा ले रहा है। जंग में यूक्रेन की तरफ से सीरिया के ISIS लड़ाके, HTS यानी हयात तहरीर अल शाम और अल कायदा के लड़ाके लड़ रहे हैं। रूस के इन दावों का आधार सीरिया की बशर अल असद सरकार की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेनी एजेंट सीरियाई आतंकी समूहों के संपर्क में हैं। दावा है कि ISIS लड़ाकों और यूक्रेनी एजेंट्स के बीच सौदा हुआ है। जंग में लड़ाकों के बदले यूक्रेन उन्हें ड्रोन सप्लाई कर रहा है, साथ ही ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण भी दे रहा है। सीरियाई सरकार की रिपोर्ट के आधार पर रूस ने न सिर्फ दावे किए हैं, बल्कि उसके सरकारी मीडिया समूह RT ने ऐसी कई तस्वीरें और वीडियो भी जारी किए हैं जो रूस के दावों पर मुहर लगाते हैं। दावा है कि यह वीडियो सीरिया का है, जहां मानव सहायता के लिए भेजे गए डिब्बों में अमेरिकी स्विच ब्लेड 600 ड्रोन होने का दावा किया गया है। दावा है कि यूक्रेन ह्यूमैनिटेरियन मदद के नाम पर सीरियाई लड़ाकों को हथियार भेज रहा है। रूस का दावा है कि वीडियो इदलिब का है, जिसमें नजर आ रहा यह शख्स यूक्रेन का एजेंट है। इसकी टी-शर्ट पर यूक्रेन आर्मी का लोगो भी नजर आ रहा है। दावा है कि इसके साथ जो शख्स खड़ा है हकीकत में वो एक आतंकी है। दरअसल बीते कुछ वक्त में न सिर्फ यूक्रेनी सैनिक कुर्स्क से खदेड़े जा रहे हैं, बल्कि यूक्रेनी जमीन पर ज़ेलेंस्की के जवान कमजोर पड़ रहे हैं। रूस लगातार जंग में यूक्रेनी शहरों पर कब्जा कर रहा है।
जेलेंस्की को डर है कि रूस सर्दियों के दौरान कीव के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकता है और इस ऑपरेशन में उसका साथ किम के सैनिक देने वाले हैं। माना जा रहा है कि रूस की इस चाल का काउंटर करने के लिए यूक्रेन अब सीरियाई आतंकियों का सहारा ले रहा है। साफ है, रूस यूक्रेन की जंग में कोई नियम कायदा नहीं बचा। कोई चीज अगर मायने रखती है तो वो है जीत। जिसके लिए पुतिन हो या ज़ेलेंस्की किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ट्रंप के खिलाफ न सिर्फ खतरनाक प्लान बनाए हैं बल्कि उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। पुतिन और जिनपिंग ट्रंप को दबाव में लाने के लिए कोरिया फ्रंट खोल सकते हैं और इसके रूस और चीन ने समुद्र में बड़ी तैनाती कर दी है। सवाल ये है कि आखिर पुतिन और जिनपिंग ट्रंप को नए ट्रैप में क्यों फंसा रहे हैं? इसके पीछे दोनों का मकसद क्या है? अमेरिका की सत्ता संभालने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप नई मुश्किल में फंस सकते हैं। ट्रंप को नई और सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। समुद्र में रूस और चीन की गतिविधियों से संकेत मिला है कि पुतिन और जिनपिंग ट्रंप के लिए नया फ्रंट खोल सकते हैं। रूस ने जापान तट के पास यासीन क्लास की परमाणु सबमरीन तैनात कर दी है। इस बात की जानकारी जापान ने दी है। जापान ने रूस के इस तैनाती का विरोध किया है। माना जा रहा है कि रूस ने यह तैनाती उत्तर कोरिया की सुरक्षा के लिए की है। रूस ने जापान तट पर उत्तर कोरिया के लिए कवच तैयार किया तो चीन ने दक्षिण चीन सागर में बड़ी तैनाती कर दी। चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपने शैनडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर को भेज दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर रूस और चीन ने एक ही समय दो अलग अलग समुद्र में एक ही साथ ये तैनाती क्यों की? क्या ये तैनाती उत्तर कोरिया को कवर देने के लिए की गई है? क्या रूस और चीन उत्तर कोरिया से दक्षिण कोरिया पर हमला करवाने जा रहे हैं? इस बात की आशंका बहुत ज्यादा है कि पुतिन और जिनपिंग किम की सेना से अमेरिका के सहयोगी दक्षिण कोरिया पर हमला करवा सकते हैं। हमले के बाद अमेरिका काउंटर अटैक करेगा। इसी काउंटर अटैक को रोकने के लिए तैनाती की आशंका है। एक थ्योरी यह भी है कि उत्तर कोरिया आने वाले कुछ दिनों में परमाणु परीक्षण कर सकता है। ऐसे में अमेरिका उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। यही वजह है कि रूस और चीन ने उत्तर कोरिया की सुरक्षा के लिए समुद्र में बड़ा चक्र तैयार कर दिया है। इस बात की संभावना ज्यादा है कि रूस और चीन कुर्सी संभालने से पहले ही ट्रंप पर दबाव बनाना चाहते हैं।